हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन में एज वेल एज स्टेट पीएससी 2026 की प्रिपरेशन में। 2026 का यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम्स अगर आप टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यूपीएससी 2026 का जो एग्जाम है उसमें आपके पास अभी से 15 महीने का समय है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग ट्रू आईएएस एंड पीसीएस ने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव फाउंडेशन कोर्स बनाया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। सब कुछ, प्राइस डिटेल वगैरह, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपको डाउट आते हैं आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपना मेन टारगेट, कोर टारगेट लेकर चल रहे हैं यूपीएससी 2026 को, जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है 2026 के अंदर, या फिर जो अभी तक अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स या फिर मेंस हम क्वालिफाई कैसे करें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि प्रीलिम्स के लूप होल में फंसे होंगे कि हमारा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, उनके लिए वो बहुत एक चैलेंजिंग फेज हो गया है। तो क्या दिक्कत है आपकी अप्रोच में, या फिर आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मोटा मोटा मैं एक आउटलुक बता देता हूँ। इसके अंदर हम बेसिकली ये जो लिखा हुआ है न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न, एक्चुअली में कोई नया सिलेबस यूपीएससी ने अपनी तरफ से नहीं दे रखा है, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस कर रहे हो कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो जो आप सब्जेक्ट्स पढ़कर जा रहे हो आउट ऑफ द रेंज उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वो कहां से आ रहे हैं? तो वो है यूपीएससी का एक नया सिलेबस और नया पैटर्न जिसको यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछ रहा है, नए डायमेंशन से, नए तरीके से, और नए सब्जेक्ट्स उसने इंट्रोड्यूस करे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक जो हर एक कैंडिडेट का डाउट रहता है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट का क्या रोल रहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, सोर्सेज आपके क्या होने चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली कि आप उन सोर्सेज को लॉक कर दो, उसके बाद आपको सोचना ना पड़े। और टाइम मैनेजमेंट तो क्रूशियल एस्पेक्ट है ही। उन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक आप इसको देखना। एक बात याद रखना, 15 महीने बहुत क्रूशियल आपके लिए। अर्ली प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का आपका प्लान है, मेरे फाउंडेशन कोर्स में आने का प्लान है, जो मर्जी है, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टार्ट अर्ली। जल्दी स्टार्ट करो, दूसरों से आपको एज ही मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि 2026 के पेपर के अंदर जब आप प्रीलिम्स देने बैठोगे 2025 में जिसका क्लियर नहीं होगा, इंटरव्यू तक जाने के बाद, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे भी जिनको आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये सारी सर्विस एलोकेट हुई होंगी, वो लोग भी दोबारा बैठेंगे इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपका कंपटीशन जो है वो बहुत वास्ट वैरायटी के लोगों से, और सीट्स बहुत कम होती हैं। अब दोस्तों, यूपीएससी की फ्लारी पिक्चर तो देखो आपको हर कोई बताता है, और कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन एज योर मेंटर, एज योर फ्रेंड, और गलत गाइड या गलत दिशा आपको ना दिखाते हुए, मैं पहले आपको कुछ कड़वी सच्चाइयां बताना चाहता हूं, यूपीएससी से रूबरू करवाना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या कड़वी सच्चाइयां छुपी हुई हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के अनुसार आपको स्टेप्स लेने हैं। ये 5-6 पॉइंट्स देखकर आप डरोगे डेफिनेटली, आप में से बहुत लोगों का मन विचलित होगा, लेकिन झूठी पिक्चर रख के मैं आपको ये बताऊं कि आराम से एग्जाम निकल जाएगा, आप रिलैक्स करो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में भी आ जाओ, आप शादी भी कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है, आप बहुत रश में जल्दी जल्दी वन शॉट जो वीडियोस होती हैं उसको कवर करके आप इस एग्जाम को निकालो, ये सारी बातें दोस्तों झूठी है। ये सारी बातें जो भी आपको कोई कहता है वो धरी की धरी रह जाएंगी जब आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कुछ कड़वी सच्चाइयों को जान लो, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, बी प्रिपेयर्ड टू गेट फेल्ड, ठीक है। आप अगर इस रेस में उतरे हो ना,
तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप फेल हो जाओगे। अब इस लाइन का क्या मतलब है या फिर इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप में से बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड हो जाते हो, किसी मूवी से इंस्पायर्ड हो जाते हो, किसी का पॉडकास्ट सुन लिया वहां से इंस्पायर्ड हो गए, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली। सबसे पहले तो आप इन सारी चीज़ों को देखना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में एक जो कचड़ा फंसा हुआ है वो इस बात को लेकर फंसा हुआ है, वी कैन क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी बेस्ट ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो जाए। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में अगर आप आए हो, आपको अपना टारगेट लेकर चलना है कि यूपीएससी अगर खुद इस एग्जाम को इजी समझता, जो कि आपके लिए पेपर बना रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट कर रहे हैं, वो 6 अटेम्प्ट तो नहीं देता जनरल कैटेगरी वालों को। और कैटेगरीज वालों की और भी अटेम्प्ट होती हैं, हम फिलहाल 6 कैटेगरीज की बात यहाँ पर 6 अटेम्प्ट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। अगर एग्जाम इतना इजी होता तो यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट आपको नहीं देता, वो 1 या 2 अटेम्प्ट में डिसाइड कर लेता कि कौन होशियार है और कौन होशियार नहीं है। होशियारी का ये एग्जाम है ही नहीं, ये एग्जाम है अपना सब्र जो है आप उसको टेस्ट कर सको। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सोचकर चलो कि आप फेल हो सकते हो। अब ये आपकी प्रिपरेशन पर डिसाइड करता है कि आपने प्रिपरेशन अपनी कहां से, किस पॉइंट से स्टार्ट कर रखी है। क्या आप कॉलेज के दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे भले ही आप टॉर्टॉइस रेस चल रहे थे, कछुए की चाल चल रहे थे, धीरे धीरे करके चल रहे थे, या फिर 2025 के अगर हम प्रीलिम्स की बात करें जो कि होने वाला है 25 मई को 2025 को, तो आपने फॉर्म भरने के टाइम पर सोचा कि मुझे प्रीलिम्स देना है, एक अटेम्प्ट देकर देख लेते हैं। हर कोई इस रेस में अपने अलग अलग पॉइंट पर है, तो इसलिए इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली आपको एक एडेड एडवांटेज है, और ये वाला पॉइंट फिर हो सकता है कि आपके लिए गलत साबित हो। लेकिन 6 अटेम्प्ट जो है उनमें से किसी भी अटेम्प्ट में आपका हो सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड और मेंटली एग्जॉस्ट होने के लिए भी तैयार रहना, और वो कैसे नहीं होना है उसके बारे में मैं आपको चीजें बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, डेफिनेटली आपको जो वो चीजें हेल्प करेंगी। लेकिन बी प्रिपेयर टू गेट फेल्ड, बिकॉज सिलेक्शन रेट जो है इस एग्जाम के अंदर, पॉइंट नंबर 2, वो सिर्फ 0.1% है। अगर हम स्टैटिस्टिकल फिगर्स की बात करें तो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1000 सीटें हैं। करंट गवर्नमेंट के अंदर तो उससे भी कम सीटें हैं, जनरल कैटेगरी जो है उसकी और भी कम सीटें होती हैं। लेकिन मोटा मोटी हम मान लेते हैं 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 1000 लोग सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन रेट स्टैटिस्टिकली अगर आप देखो वो 0.1% है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म जो भर देता है वो सारे लोग सीरियस होते हैं। कंपटीशन हमेशा, मैं अगर आपको जेन्युइन तरीके से बताऊं, वो सिर्फ 10 से 20 हजार लोगों के बीच में ही होता है जो कि सीरियस होते हैं। और सीरियस एस्पिरेंट या कैंडिडेट की पहचान क्या होती है, ये अभी आप फर्दर स्लाइड्स में मेरे साथ समझ जाओगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 99% आप में से या बहुत सारे लोग जो अभी तक यूपीएससी की जर्नी में होते हैं और जिनकी जर्नी चल रही है, 99.99% लोग जो है अपना पेशेंस खो देते हैं। पॉइंट नंबर 1 के अनुसार पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, चौथा नहीं निकला। अब हो सकता है 5वें या 6ठे अटेम्प्ट में उनकी स्ट्रैटेजी वो काम कर जाए, उनको चीज़ें समझ में आने लगे, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता है। सब्र का ही इम्तिहान है ये, पेशेंस का ही गेम है। नॉलेज से ज़्यादा आप कितने इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो, उससे ज़्यादा ये सब्र का एग्ज़ाम है कि आप में सब्र कितनी है। आपके सारे सोर्सेज ठीक थे, सारी स्ट्रैटेजी ठीक थी, आपको सब कुछ याद था, लेकिन किसी भी स्टेज में अगर आप रुक गए, इंटरव्यू में ही रुक गए, मान लो मेंस में रुक गए या प्रीलिम्स नहीं हुआ आपका 1-2 बार, तो आपको अपना सब्र नहीं खोना है। लेकिन 99.99% लोग अपना सब्र खो देते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं वो यही 0.1% लोग होते हैं जो कि इनकी सीट ले जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको जान लो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला, कोचिंग इंडस्ट्री आपको कुछ भी बोलती है। मैं भी आपको यहां पर आके बोल सकता हूं, अरे भाई मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं आपको सब कुछ वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूं, उसके अंदर आपका हो जाएगा। सपने दिखाना अच्छी बात है,
आप उससे खुश हो जाओ, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज दिस इज एक्सट्रीमली टफ जर्नी। ईजी तरीके से ये चीज नहीं हो सकती, आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आप में अगर बुरी आदतें हैं, सोशल मीडिया पे आप स्टिक रहते हो, सुबह उठकर ही चाय का कप पकड़े हो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है, या फिर आप दूसरों को देखते रहते हो कि डीएम की पावर क्या होती है, आईपीएस की पावर क्या होती है, आप मूवीज जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, आप मतलब नॉर्मल दिनचर्या वही बिता रहे हो जो आप कॉलेज के या स्कूल के जब स्टूडेंट थे, वैसे ही आपका एटीट्यूड है। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि धीरे धीरे करते करते आप जैसे हो वैसे ही रहो और ये एग्जाम निकल जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो इतना जो भंडार है सोर्सेस का, इतने सारे सब्जेक्ट्स का, उसके ऊपर आप कमांड अपनी डेवलप करो। आपको कमांड डेवलप करने के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा, और जब अपने आप को समय दे रहे हो तो दूसरों का समय काटना पड़ेगा, दूसरों से समय आपको कटवाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली आपको बंद होना पड़ेगा कमरे के अंदर, गायब होना पड़ेगा 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, किसी किसी के लिए तो 4 या 6 साल भी हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स आई एम टॉकिंग, बट दिस इज अ टफ जर्नी, इजी जर्नी नहीं है। झूठ कोई कितना भी आपसे बोल ले कि ऐसे करके हो जाता है, वैसे करके हो जाता है, इजिली नहीं निकलता ये एग्जाम। मार्क माई वर्ड्स, इजिली नहीं निकलता ये एग्जाम। एक्सट्रीमली टफ जर्नी है और मेंटली एग्जॉस्टिंग भी है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं, सोसाइटी का प्रेशर उनको रहता है, माँ बाप का प्रेशर रहता है, शादी का प्रेशर रहता है। आपको इन सबको टैकल करते हुए, इन सारे तरीके की बातों और प्रेशर की लाशों के ऊपर से पैर रखते हुए अपने आप को वैसे प्रिपेयर करना है कि आप इस एग्जाम में टिके रह सको। लेकिन दिस इज अ टफ जर्नी। 5वीं बात, आप सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन लेते हो कि हमें आईएएस आईपीएस बनना है, ठीक है, या आप किसी की पावर देखते हो कि पावर ऑफ एन आईएएस आईपीएस आईएफएस, आप ऐसी वीडियोस देखते हो। आप सबसे पहले समझो, आपके सपने जो है ना, जो आप सोशल मीडिया से अपने दिमाग में बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ब्यूरोक्रेसी, जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि आप एक ब्यूरोक्रेट होगे, चाहे आपको कोई भी सर्विस एलोकेट हो, यू विल बी कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट। आप इतना समझने की कोशिश करो कि एक ब्यूरोक्रेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरशाह। आप सिर्फ एक नौकर हो। किसके नौकर हो? जनता के तो हो ही, लेकिन सरकार के। प्रैक्टिकल सेंस में बात करें, अगर आप नहीं समझते हो कि आईएएस आईपीएस का रोल क्या है, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और ज्यादा टाइम तक आप टिक नहीं पाओगे इस जर्नी में। प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूं, आपका रोल सिर्फ इतना होता है, केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, या पार्लियामेंट से कोई एक एक्ट या कोई एक जो बिल आया, वहां पर एक्ट बन गया लोकसभा राज्यसभा से पास होकर, अब वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होने जा रहा है। आपका काम सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का होता है। आप अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते हो। तो एक्चुअली में जो आपको पावर की रील्स, पिक्चर्स, मूवीज जो दिखाई जाती है, वो झूठी होती है। आप विलिंगली अपने मन से कोई एक बहुत मेजर चेंजेस लेकर आना चाहो, वो आप नहीं ला सकते हो। आपका ओपिनियन सजेस्टिव रह सकता है सरकार के लिए, लेकिन आपको एक रूल बुक थमा दी जाती है कि सो एंड सो आपका जो भी नाम है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपने वो ब्रीच करी रूल बुक, तो आप या तो सस्पेंडेड रहोगे या आप सर्विस से टर्मिनेट हो जाओगे। आपका काम सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है कि ऊपर से हुक्म आएगा, नौकर बन के आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर, जब आप ऐसा इतना बुरा बुरा बोल रहे हो सर्विस के बारे में, फिर तैयारी करने का क्या मतलब है? बिकॉज ये एग्जाम आपको कोई भी स्टेट पीएससी, यूपीएससी की अगर हम बात करें, स्टेट पीएससी या एसएससी के कंपैरिजन में आपको 15 से 30 साल की एक बिल्कुल जंप दे देता है। जिस तरीके से कैटापल्ट होती है ना, गुलेल होती है, तो आप उसमें पूरी जान लगा के, जितनी जान पीछे लगाते हो तो उतनी ही आगे जो है पत्थर जाता है, गुलेल के आगे जो बंधा होता है। वैसे ही अगर आप अपने आप को घिसते हो इस प्रिपरेशन के अंदर, तो रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है इस एग्जाम का, वो बहुत बेहतरीन है। इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं।
सोसाइटी में प्रेस्टीज उठाने का, पावर में आने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक नौकर हो जनता के और सरकार के। आपका काम सिर्फ ऊपर से आए हुए हुक्म को फॉलो करने का, इंप्लीमेंट करने का होता है, सूझबूझ के अनुसार, अपनी सूझबूझ लगाते हुए, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी के वेरियस एलिमेंट्स को, भारत की डाइवर्सिटी को, कोई धर्म वाले ग्रुप जो है वो चिढ़ ना जाए आपके किसी डिसीजन से, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसलिए आपकी हर दिन सर्विस के अंदर चेक होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक ही अटेम्प्ट के अंदर ये एग्जाम निकालना है, तो एक चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजों का दोस्तों त्याग तो करना ही पड़ेगा। यू नीड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर 500 डेज। अब 500 डेज की बात मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं? 365 दिन का तो एक साल होता है, लेकिन 15 महीने के बाद तो आपका प्रीलिम्स आएगा 2026 का मई के अंदर। ठीक है, और यूपीएससी जो है पिछले 5-6 साल से डेढ़ पीछे पीछे करता जा रहा है। तो हम मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि 1 मई 2026 को एग्जाम है। अब एक साल के बाद तो ऑलमोस्ट 15 महीने के बाद तो आपका प्रीलिम्स ही आएगा। फिर आप मेंस दोगे 3 महीने, फिर आप मेंस के रिजल्ट का वेट करोगे, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बाद आप अपने मतलब फाइनल रिजल्ट का वेट करोगे। तो 500 दिनों के लिए आपको अपने आप को मेंटली टफ प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, और आपको हर एक चीज सेक्रीफाइस करनी है। अगर आपको इस जर्नी के दौरान चिंता है कि अगर आप कमरे में लॉक हो जाओगे, पढ़ने लग जाओगे, सबसे अपने आप को कट कर लोगे, सारे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर लोगे, आपके दोस्त पीछे रह जाएंगे, आपकी सोशल लाइफ पीछे रह जाएगी, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो आपको कल को छोड़ के चले जाएंगे, आपको जिससे शादी करनी है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको या तो वो सब चाहिए या फिर ये सर्विस चाहिए। और यहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वो सब कुछ सेक्रीफाइस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन इफ यू फॉलो प्रॉपर स्टेप, मैं ये तो नहीं कहता, बात सुनना, अब ये सारे पॉइंट बहुत नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिविटी दी होगी इन सारे पॉइंट्स ने आपको डेफिनेटली। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर आप डेडिकेटेड वे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका यूपीएससी निकल ही जाएगा, बट आई गारंटी यू, मार्क माय वर्ड्स, आप बेरोजगार नहीं मरोगे। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, और आप ये किसी से भी पूछ लेना, एक जो सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट रहा है, सिंसियरिटी क्या होती है यूपीएससी एस्पिरेंट की, अभी हम बात करेंगे। क्या आपका सच में सिलेबस कवर्ड है? आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं? आपका पूरा जो सिलेबस का स्टैटिक पोर्शन है वो आपको आता है? अगर आपको वो आता है तो आप यूपीएससी के अलावा कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिट हो जाओगे। ठीक है, लाइक स्टेट पीएससी या फिर कोई भी जो अदर एग्जाम्स होते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये कड़वी सच्चाइयां यूपीएससी की। तो आप जब यहां पर आ रहे हो आपको सोच समझ के आना है। ठीक है और सबसे बड़ी बात, पूरा गेम क्योंकि माइंड का है तो इसको बहुत टफ रखना है आपको, और इसको बहुत संभाल के रखना है। यू शुड नॉट केयर अबाउट एनीवन, एनी पर्सन ऑन द अर्थ अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन फॉर 500 डेज, अगर पहला अटेम्प्ट आप बहुत सीरियसली देने वाले हो। ठीक है, उसके बाद कुछ गलतियां जो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, कई लोग ना इस एग्जाम को बहुत खर्चीला समझते हैं। ठीक है, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को अगर हम सिर्फ बुक्स को ही ले लें, 15 से 20 हजार 30 हजार की तो बुक्स और आपका मटेरियल ही वगैरह सब कुछ फिजिकल हार्ड कॉपी जो होती है उसमें आपका हो जाता है। हर किसी के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। बट आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके दिमाग में एक चीज बसी हुई है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने का मतलब है दिल्ली जाके प्रिपेयर करना। इट इज कंप्लीटली नॉनसेंस थिंग। आपको दिल्ली आने की कोई नीड नहीं है। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं आपने अपना स्कूल क्या दिल्ली से करा है? आई पर्सनली बिलोंग टू दिल्ली। डू नॉट कम हेयर। आपने अपना स्कूल भी दिल्ली से नहीं कर रखा ना। जिस प्रकार से आप स्कूल में एक सिंसियर बच्चे की तरह पढ़ते थे, या फिर उस टाइम पर आप नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन जो कि स्कूल के बच्चे का जो एक सिंसियर एटीट्यूड होना चाहिए, वैसे ही आपको इस एग्जाम के अंदर 500 दिन अपने देने हैं। 1 साल अपना, 1.5 साल अपना देना है।
आपको उसके लिए दिल्ली आके प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना खर्चा आप यहाँ पर बेफिजूल का अपने पीजी, अपने रूम अपार्टमेंट के रेंट के ऊपर, अपने खाने पीने के ऊपर, ठीक है, ये और कोचिंग के ऊपर जो करोगे, जस्ट शिफ्ट योर माइंड टू ऑनलाइन सोर्सेस। ठीक है, आप बुक्स भी मत खरीदो, सब कुछ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अपने पैसे बचाओ। आप अपने घर पे जब इस तैयारी करने का आपने सोच लिया है, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कल सुबह से अपने मम्मी पापा को बिठाकर बात करो, डैड आई नीड अ सेपरेट रूम, या मेरा रूम तैयार करवा दो, वाइट वॉश वगैरह करवा लो। ठीक है, जितना पैसा आप दिल्ली आकर हर महीने फूकोगे उतने में अपने कमरे को तैयार करवा लो। आप में से बहुत सारे लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, शोर शराबा रहता होगा। अपने आसपास कहीं लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, वहां बैठ के प्रिपेयर कर लो। कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो भी आपने ले रखा है या जो भी आप लोगे, वहां पर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिया करना लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से प्रिपेयर कर लो। बट डू नॉट कम टू दिल्ली, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, वो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर क्या होता है, कभी दिल्ली जैसी मॉडर्न लाइफस्टाइल देखी नहीं होती है, तो यहाँ पर आकर उनकी मेंटेलिटी ही टोटल तरीके से शिफ्ट हो जाती है। उनको बहुत कूल बनने की आग लगी होती है एंड दे गेट इन्वॉल्व इनटू रिलेशनशिप, और वहां से आप अपना जो टाइम है वो बर्बाद करने लग जाओगे। देखो, रिलेशनशिप जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद मुझे बताओ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको वहां पर भी आधा घंटा या 1 घंटा देना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर इसी फील्ड का हो या फिर आपको वो समझे, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका पार्टनर का पहले सिलेक्शन हो गया तो वो आपका जीवन भर साथ देगा। तो आप अगर ऐसे रिस्क फैक्टर पर खेलना चाहते हो जहां पर आप मेंटली वीक हो जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ, कल को आपको टाइम देना पड़े ज़बरदस्ती, जबकि आपको पता है कि आपको टाइम खुद भी नहीं मिल रहा है, आपके घर वालों का, मम्मी पापा का जो सपना है या आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बचो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, नेवर एवर कम टू दिल्ली। आप अपनी नेटिव प्लेस से तैयारी करो, जिस प्रकार से स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है उसी अप्रोच से पढ़ने की नीड है इस एग्जाम के अंदर। कोई भी किताब भी मत खरीदो, अपने दिमाग को ऑनलाइन शिफ्ट करो। जितने पैसे आप पूरे साल में, 15 महीने में, 2-4 साल में दिल्ली के पीजीज वगैरह में खर्च करने वाले हो, एक अच्छा सा लैपटॉप ले लो, अपने कमरे को अच्छे से सजा लो, डेकोरेट कर लो। नॉइस कैंसिलेशन के फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, वो मंगवा लो, तो अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली भी है, दरवाजों में वो लग जाएंगे, आवाज़ नहीं आएगी। आप जो लाख रुपए खर्चा करने वाले हो उसमें ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, रूम में वाइट वॉश करवाना, अच्छा सा बेड लगवाना, अच्छी सी स्टडी टेबल लेना, अपना एक लैपटॉप या टैबलेट लेना, फिर ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। बल्कि मैं ये कहूँगा, जितना दिल्ली आके पैसा खर्च करोगे उसके 25% बजट के अंदर आपका ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। और कुछ नहीं तो 500 या 1000 रुपये मंथली की कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अपने पैसे बचाओ, जो पैसे बचाओगे वो अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे लगाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ उससे, और हैप्पी रहो। ठीक है, डू नॉट कम टू दिल्ली, एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, अपनी हेल्थ अरेंज कर लोगे। और रिलेशनशिप में अगर गलती से फंस गए, ठीक है, किसी सुंदर लड़की या लड़के ने आपको लगे कि भाई भाव देना आपको शुरू कर दिया, और आप अगर उस चंगुल में फंस गए तो आप बर्बाद हो जाओगे, मार्क माई वर्ड्स। नंबर 2, एक गलती मत करना, यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है जब लोग करते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं यार, मैं तो सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस करूंगा। घर वाले आपको अगर कभी बोलते हैं या आपके दोस्त कभी कोई बोले कि यार कोई और एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हुए हैं तुम वो भी भर दो, मैं ये नहीं कहता कि जितने एग्ज़ाम निकले हैं आपको सबके फॉर्म भरने हैं, बट सिर्फ आप यूपीएससी पे स्टिक नहीं रह सकते। और उसका रीज़न वही है 0.01% सिलेक्शन रेट। ठीक है, क्योंकि 99.99% का नहीं होता, और स्टैटिस्टिकल फिगर है वो, क्योंकि 10 लाख लोग फॉर्म भरे और 1000 सीटें हैं, तो उससे आप रेशियो निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। पहला अटेम्प्ट जब आप दे रहे हो, इस पॉइंट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, या फिर जब आपका दूसरा अटेम्प्ट है, बल्कि अगर मैं आपको बोलूँ तो आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक ही मेरी बात को स्टिक करो और समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में आप अपनी जान लगा दो, बिल्कुल माइन्यूट तरीके से आप कंठस्थ कर लो अपने सोर्सेस को,
6 to 12 की एनसीईआरटी वगैरह है, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो और पहला अटेम्प्ट पूरा फुल फ्लेजेडली फोकस्ड होकर सिर्फ यूपीएससी पर एलोकेट करो। अगर पहला अटेम्प्ट आपका रुक जाता है और आपकी स्ट्रैटेजी डायरेक्शन ठीक थी, 15 महीने के लिए 20 महीनों के लिए आपने जो भी यूपीएससी के लिए पढ़ा है आपका कवर्ड है, आपके पास नोट्स रेडी है, मेंस के प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स के शॉर्ट नोट्स रेडी है, आपको याद है चीजें वर्ड टू वर्ड, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के सिलेबस से गुजरते हुए जो सिमिलर एग्जाम्स हैं स्टेट पीएससी के, ठीक है, या नाबार्ड का एग्जाम है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं लोगों को पता भी नहीं, लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल, एमपीपीएससी इज वेरी गुड पेपर, ठीक है। एमपीपीएससी तो दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां ऑप्शनल भी नहीं है, सी सेट में मैथ्स ही नहीं है, मतलब अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन जो आते भी हैं हल्के फुल्के आप टच भी ना करो तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल नहीं है वहां पर, मैथ्स नहीं है, ठीक है, सी सेट के अंदर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स के अंदर सी सेट के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन करने पे आपके कोई जो -2.66 हो जाते हैं वो नहीं होंगे वहां पर। तो यूपीएससी के रास्ते से चलो, यूपीएससी के रास्ते पर अगर पहला अटेम्प्ट रुकता है तो उसी के रास्ते से जाते हुए मंजिल में आपको जो चीजें मिलती हैं आप पहले उसको पकड़ लो, ताकि आप एक जगह सेटल हो जाओ साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होने के बाद कि भाई अब मेरे पास एक सरकारी नौकरी है, मेरे पास स्टेबिलिटी है, घर वालों से आप पैसे नहीं मांगने हैं, और फिर आप आगे फर्दर प्रिपेयर करते रहो। ये बातें लोग करते नहीं है, इंस्टीट्यूट करते नहीं है, बिकॉज उनको चलाना है अपनी दुकान, ठीक है। जनरली स्पीकिंग ये गलती मत करना। पहले अटेम्प्ट में एक तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो, बहुत सीरियस रहो, सारी चीज़ें अपनी कवर कर लो। फिर अगर यूपीएससी रुक जाता है अपने आप पे डाउट मत करो, यूपीएससी को तो तैयारी करते ही रहना, फर्दर अटेम्प्ट देते ही रहना बीच में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, यूपीएससी में आपने इतना पढ़ चुके होगे कि बाकी एग्जाम्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, जस्ट आपको ब्रश अप करने की नीड होगी। आप एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड पीएससी, नाबार्ड का एग्जाम है, केएएस होता है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूजीसी नेट, आपको कुछ भी करना आप करो। फिर आप एक पैटर्न पकड़ो, एक दिशा पकड़ो कि आई विल गेट सेटल्ड, कोई ना कोई जॉब पकड़कर। तो मेरे पास जब एक जॉब रहेगी तो बेरोजगारी वाला जो फैक्टर है, या घर वालों का जो टाइम का प्रेशर है, या शादी का जो प्रेशर है, फिर हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं। फिर घर में हमारा भी एक वर्चस्व रहेगा बोलने का कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी है, अभी मैं कुछ साल और यूपीएससी को देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, मैंने एक नौकरी तो प्राप्त कर ली है। ओके, स्टिक टू दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी हेल्थ को और मेंटल पीस को सेक्रीफाइस मत करो इस प्रिपरेशन को करते हुए, यूपीएससी या स्टेट पीएससी की। कहने का क्या मतलब है, इस प्रिपरेशन को आप कर रहे हो, मैंने अभी बात करी, झूठी बात तो है नहीं है, आप भी जानते हो, और इस बात को हम चेंज भी नहीं कर सकते कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, जेन्युइनली ज़्यादा है, पाथ बहुत टफ है, जेन्युइनली टफ है, ठीक है, जितने घंटे दो उतना कम है फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में होता क्या है, आप ना कमरे से बाहर नहीं निकलते, आप घर से बाहर नहीं निकलते, यू डू नॉट गो फॉर जॉगिंग, एक्सरसाइज, ठीक है। आप जैसे अभी तक मान लो कि कहीं जिम जा रहे थे, पार्क जा रहे थे, आप वो छोड़ देते हो और आपके दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, शाम को छत पे टहल लेते हैं। नो, 1 घंटा आप अपनी हेल्थ के लिए निकालो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, आप अपने मेंटल पीस को बहुत अच्छे से सज के संवार के रखो, इसकी बहुत केयर करना, बिकॉज पूरा गेम जो है वो मेंटेलिटी का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। तो मेंटल पीस के लिए यू नीड टू मेडिटेट, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालो जहां पर आप सिर्फ रिलैक्स करो। अब रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि आपने मूवी देख डाली या कुछ भी गलत शलत चीज़ें खा डाली आपने, आप उसमें अपने आप को टाइम दो, ठीक है, और मेडिटेशन डेली करो। और मैं आपको बताऊंगा भी कि मेंटल पीस की चीज़ें हैं क्या, ओके, कैसे हो सकता है आपकी मतलब मेंटल पीस आपको कैसे मिलेगा। उसके बाद आजकल क्या है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स में एक दिक्कत है, या किसी भी सरकारी एग्जाम करने वालों में एक दिक्कत है, आप अपने दिमाग से ग्रे मैटर को खो रहे हो। अब ये ग्रे मैटर क्या होता है, ब्रेन में एक मैटर होता है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। जो आजकल के यूथ की आदत है ना,
कि जल्दी 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 करके रील्स को आप जो स्वाइप करते रहते हो, फेसबुक पे आपने कोई वीडियो देखी, आपने स्क्रॉल कर दिया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे उसको स्क्रॉल कर दिया। इनफैक्ट आप ये वाली वीडियो भी आप में से बहुत कम लोग यहाँ तक देखेंगे एंड तक जाते हुए, या यहाँ तक बहुत कम लोग आए होंगे, आप इसको भी खाते पीते कुछ देख रहे होगे और स्किप करके चले जाओगे। अपनी ये वाली आदत छोड़ दो। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में ना ग्रे मैटर खत्म होने से क्या होता है, एक रश की टेंडेंसी पैदा होती है, जिससे आपको लगेगा सब कुछ जल्दी 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 हमें मिल जाए। और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग ना शॉर्ट कंटेंट को प्रेफर करते हैं कि हमें कोई वन शॉट के अंदर लक्ष्मीकांत कवर करवा दे, वन शॉट के अंदर हिस्ट्री कवर करवा दे। अगर ऐसा होता तो हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। नेवर एवर लुक फॉर शॉर्ट कंटेंट। अगर मैं आपसे एक जेन्युइन बात करूं, लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन आया है अभी पिछले साल, उसके अंदर दोस्तों 92 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने जीवन में कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है और मैं किसी मेंटर से पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूं, 92 चैप्टर्स के लिए आपको क्या लगता है कि कितने दिन या कितने घंटे मुझे बिताने पड़ेंगे? कुछ चैप्टर चलो मैं मानता हूं ऐसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, वो इजीली कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं मोटा मोटी पकड़ के चलूं 50 दिन तो लगेंगे। और वो भी फर्स्ट बार जब मैं इससे गो थ्रू कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार उसको देखते ही मुझे याद हो जाएगा पूरा कंटेंट लाइन टू लाइन और मैं सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के कर सकूंगा या कर सकूंगी, आप में से जो भी हो। शॉर्ट कंटेंट की तरफ मत भागो, ये एग्जाम टाइम मांगता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दिस एग्जाम। आप जितनी जल्दी जल्दी ये एंड में कंपाइलेशंस के पीछे, वन शॉट वीडियोस के पीछे, रील्स के पीछे, इसके पीछे जो भागते हो ना, आप दो नुकसान उससे कर रहे हो। ब्रेन में एक तो अपना ग्रे मैटर जो है वो आप उसको खत्म कर रहे हो। उससे होगा क्या, आपके लाइफ में और सारी चीजों में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी बात आपको सुननी होगी, आप कभी पूरी बात नहीं सुनोगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। यू विल गेट बोर्ड बहुत सारी एक्टिविटीज में। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अच्छे काम भी होंगे ना, आप उसमें भी बोरियत फील करोगे। अब अगर मैं आपको बोलूँ आप पूरे दिन, आपने पूरे दिन पढ़ लिया है, ठीक है, पूरे हफ्ते पढ़ लिया है, वीकेंड पे बाहर निकलो, ठीक है, घूमो फिरो, शाम को 1 घंटा रोज अपने आप को टाइम दो। आपका दिमाग उसमें भी आपको संकेत देगा, अरे छोड़ यार थोड़ी देर लेट जाते हैं, मोबाइल लेकर ही 1 घंटा ऐसे आप स्क्रॉल करते चले जा रहे हो। ये बहुत प्रीशियस चीज़ है। इसके अंदर जितना कंटेंट आप देखते हो तो वो आपके अंदर आ रहा है, इसके अंदर कचरा मत भरो। एटलीस्ट जब आप इस जर्नी के अंदर हो, बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। ये जल्दीबाजी के अंदर कुछ भी मत करा करो। और मैं इसके लिए आपको एक सजेशन देता हूं, अपने आप को ना सबसे पहले सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिया करो। अपने दिमाग के आप खुद मालिक बनो, दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करे, आप दिमाग को कंट्रोल करा करो। whenever you open your phone, just give मैसेज टू योर सेल्फ। आज से अपनी ये आदत बना लो कि मैं अपने आप को मैसेज दूंगा या मैसेज दूंगी, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दूंगा या दूंगी, मुझे ये वीडियो ऑन करके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। क्या मेरे पास ये टाइम है, जितने ड्यूरेशन की वीडियो है, क्या मैं अभी एक जगह बैठकर देख पाऊंगा या देख पाऊंगी इसको कि नहीं, या फिर इतना पार्ट इसका मैं कवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकती हूं, और ये मुझे कितना बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। अगर मैं खाना खाते हुए, ठीक है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए, थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देखना चाह रहा हूं या देखना चाह रही हूं, क्या मेरी इससे कोई भी हेल्प होने वाली है? कोई भी किसी भी तरह की हेल्प होने वाली है? आप हर एक कंटेंट को डिसाइड करते हो, अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दिया करो। किसी का फोन आता है, उसको फोन पिक करने से पहले अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया करो। 21 दिनों में या मैक्सिमम 33 डेज में आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा, और फिर आपको राइट वे, राइट रास्ता, सही गलत का फर्क आपका दिमाग आपको खुद समझाने लग जाएगा। जस्ट वर्क ऑन इट, जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 2026 तो क्या 2036 भी आ जाए ना, आप उसी कमरे के अंदर बैठे रहोगे जिस कमरे के अंदर बैठकर आज आप ये वीडियो देख रहे हो। रूड वर्ड्स हैं ये, बट आप खुद अपने आप को समझने की कोशिश करो। कंटेंट आप कम याद करते हो, और ऊपर से आप शॉर्टर कंटेंट के पीछे फिर एंड में भागते हो, जब आपको पता होता है कि भाई हमारे बस की नहीं है इस अटेम्प्ट में इसको निकालना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सीकिंग ओवर गाइडेंस। हर जगह से गाइडेंस लेने की कोई नीड नहीं है। एग्जाम को बहुत एक सिंपल तरीके से डील करो।
एग्जाम सिंपल नहीं है, मैं कह रहा हूं एग्जाम सिंपल तरीके से डील करो। सिलेबस आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, किताबें आपको पता है, जो किताबें लेकर आए हो उसको वर्ड टू वर्ड याद कर लो। एनसीईआरटी से शुरू करें तो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ले 5 से 6 महीने हम एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड को कंठस्थ कर लेंगे। हर किसी का पॉडकास्ट सुनना, हर किसी इंस्टीट्यूट के ओपन सेशन में चले जाना, हर किसी की बातों को ध्यान में रखना। अगला पॉइंट जो है ना वो इसी बात से कनेक्टेड है। उससे होगा क्या ना, आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है, जैसे एक मेढक इधर से उधर कूदता रहता ना, एक जगह पर टिक नहीं पाता, वो स्टेबल नहीं रहता, तो आप अपनी ना स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहोगे फिर, और आप पहुंचोगे कहीं पर भी नहीं। मैंने जैसा कि आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट मेक श्योर जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, या आप में से बहुत सारे लोग गलती कर चुके हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, 2026 में अभी से जो 15 महीने हैं ना दोस्तों, एक बार के लिए आप जो भी लर्न कर चुके हो उसको अनलर्न करके एक फ्रेश अप्रोच के साथ स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका सिलेबस जो है ना, आई कैन बेट आपने खत्म नहीं कर रखा है। आप ना गाइडेंस के अंदर बहुत ज्यादा फंसे रहते हो कि ये समझने को मिल जाए, वो समझने को मिल जाए, यहां जान ले वहां जान ले, और इससे ना आप दो लोगों को धोखा देते हो, एक अपने आप को और एक अपने मेंटर को। आपने एक अगर इंस्टीट्यूट चुना है, एक मेंटर चुना है, उसके अप्रोच पर आप स्टिक रहो। अगर आपको उससे क्रेडिट मतलब या रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, आपका फायदा नहीं हो पा रहा है एक दो बार में, देन चेंज योर प्लेटफॉर्म या स्ट्रैटेजी या अप्रोच, ठीक है। लेकिन ओवर गाइडेंस लेने की कोई नीड नहीं है कि हम आईएएस से भी मिल लेते हैं, सबके पॉडकास्ट भी देख लेंगे, ओपन सेशन देख लेते हैं, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप एक बारी कंटेंट याद तो करो, दिल्ली सल्तनत को, मुगल एम्पायर को, अशोकन एम्पायर को, पार्लियामेंट के चैप्टर को, क्लाइमेटोलॉजी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बारी टिप्स पे तो ले आओ। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको गाइडेंस की नीड ही नहीं लगेगी। गाइडेंस की नीड है ही नहीं, आपको गाइडेंस की नीड है ही नहीं। आप कुछ पढ़कर गए हो, सामने क्वेश्चन है, आपको आता है अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो उसको छोड़ दो, इतना सा है बस एग्जाम, ठीक है। तो डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी लाइक अ हॉपिंग फ्रॉग, ओके। अब ये तो मैंने कुछ ब्रॉड बातें कर ली, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। अब एक बात करते हैं कि क्या आप सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को सच में समझते हो। कहने का मतलब ये है, आप में से बहुत सारे लोग ना प्रीलिम्स को और मेंस को अलग अलग करके देखते हो। जो मैं इस वीडियो के थंबनेल में जो मैंने लगा रखा था, अभी जो मैं आपको पहली स्लाइड दिखा रहा था, न्यू सिलेबस एंड न्यू पैटर्न, कहने का मतलब ये है कि आप प्रीलिम्स में अगर आप आज के समय में देखो ना, तो क्वेश्चन जो है वो सोशियोलॉजी से बन रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर से बन रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से बन रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आप कहां पढ़ते हो? ये सारे सब्जेक्ट आप मेंस के अंदर पढ़ते हो। यूपीएससी एक आपको क्लियर हिंट दे रहा है कि बच्चों, यूपीएससी का मैसेज है ये इनडायरेक्ट तरीके से, कि बच्चों अगर आप प्रीलिम्स देने बैठ रहे हो ना, तो आप उससे पहले हम आपसे ये आशा रखते हैं आप अपने मेंस के सिलेबस को खत्म कर कर आओ प्रीलिम्स देने से पहले, क्योंकि मेंस के कंटेंट का पोर्शन जो है वो प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यूज बनाकर पूछ रहा है यूपीएससी। ये है यूपीएससी का नया सिलेबस और नया पैटर्न, जिसको कई लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और आप फिर बदनाम करते हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रेंज आ रहे हैं, कहीं से भी पूछ रहा है यूपीएससी। वो कहीं से भी नहीं पूछ रहा, वो करंट अफेयर की बात होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। करंट अफेयर को क्या तवज्जो देनी है, हमें क्या इंपॉर्टेंस देनी है, पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस को आप अलग अलग करके ना देखो, प्रीलिम्स और मेंस एक ही चीज है, और जब आप मेंस कर रहे हो उसमें जो अलग चीज है ना, वो आपको इसको साथ लेकर चलना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं, आपको ना दिक्कत नहीं आएगी। आप में से बहुत सारे लोग ना, अगर जो पहले अटेम्प्ट दे रहे होंगे या 1-2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे ना, तो उनको आज भी डाउट रहता है कि यार मेरा ऑप्शनल ठीक है क्या, या मैं ऑप्शनल कौन सा चुनूं। मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताता हूं ऑप्शनल चुनने के लिए।
अगर आप पहली बार इस जर्नी में आए हो, कोई भी बैकग्राउंड रह चुका है आपका, जैसे मतलब मान लो कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट साइंस वाले और ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह नहीं पढ़ रखे होंगे, एनवायरनमेंट वगैरह। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो आपने हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ रखी होगी। सिमिलरली नॉन मेड वालों का और कॉमर्स वालों का भी यही सीन है कि वो इकोनॉमिक्स और उन सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगेन वो वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न एम्पायर, अशोकन एम्पायर, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारे टॉपिक से रूबरू नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कैसे आपको चुनना है। ऑप्शनल्स के लिए आप अगर फ्रेश हो, जो मैं आपसे कह रहा था, आप 5 से 6 महीने अपनी एनसीईआरटीज को कंप्लीट करो वेरियस सब्जेक्ट्स की। ठीक है, जिसमें आपकी सिविक्स की होती है, एसएसटी की, पॉलिटी की बेसिकली, ज्योग्राफी की होती है और हिस्ट्री की होती है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप फिर इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मीन्स के टॉपिक्स को भी टच करोगे। 5 से 6 महीनों के बाद आप डिसाइड कर लो, अगर आप कंफ्यूज हो तो, कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है जिसमें मैं बोर नहीं होता या नहीं होती और मैं इसके साथ घंटों बिता सकता हूं। हमारा जो मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस होता है ना, इसमें पता है डिफरेंस क्या होता है। मेंस जो है वो हमारा ना, आप ऐसा मान के चलो कि हॉरिजॉन्टली बहुत वाइड है, वो ऐसे फैला हुआ है, और उन्हीं हॉरिजॉन्टल टॉपिक्स में से वर्टिकली अगर आप गहराई में जाओ, कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर जिसको पढ़ना होता है, वो हमारा होता है प्रीलिम्स। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है इसका। ऑप्शनल के अंदर इसका कॉम्बिनेशन होता है एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि जैसे आप इंडियन पॉलिटी यहां पर पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत की बुक, आप गवर्नेंस भी पढ़ के जाओगे जीएस पेपर 2 मेंस के लिए, राइट। लेकिन जब आप गवर्नेंस प्लस पॉलिटी और थोड़ा सा डेप्थ में जाके इन सब चीजों को जब पढ़ोगे, और आईआर जो जीएस पेपर 2 के मेंस में होता है, थोड़ा सा जब जस्ट डेप्थ में घुसोगे ग्रेजुएशन या एमए के लेवल पर, तो वो आपका ऑप्शनल बन जाएगा पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सिमिलरली हिस्ट्री जब आप जीएस पेपर 1 के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर पढ़ते हो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, 5 तरह की हिस्ट्री होती है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हर एक टॉपिक में थोड़ा सा आप डेप्थ में जाते हो, एक एडवांस लेवल की बुक उठाते हो, तो वो बन जाता है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल। ऑप्शनल्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शनल्स को पढ़ो, ठीक, मतलब अपने कंटेंट को पढ़ो, देन डिसाइड कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, और उनके क्वेश्चंस को देखते रहो कि आपको समझ में आ रहा है वो सब्जेक्ट। जैसे अब ऐसे सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी। अब इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है नहीं यूपीएससी में, ना ही प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में। तो आप एक बारी सबके पेपर उठाकर देखो। जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपने आज ये वीडियो देखी, कल से आप तैयारी पे लग गए, तैयारी करते रहो अपनी। रोज शाम को आधा घंटा, अगर आप ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो कि यार ऑप्शन मुझे लेना है और मैं जिस ऑप्शन को लूंगा या लूंगी, मैं उस पर अडिग रहूंगा, स्टिक रहूंगा या रहूंगी, और मैं उसको चेंज नहीं करने वाला, तो आप ना ऑप्शंस के पीवाईक्यूज को उठाओ। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले दिन से अगर आपका ऑप्शनल डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन 5 से 6 महीने के अंदर कर लेना डिसाइड। ठीक है, जब आपने तैयारी शुरू कर दी है, मान लो कि यहां से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आज आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी कोई पकड़ी, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, उसके 5 से 6 महीने के अंदर तब तक आप अपने ऑप्शन को स्टार्ट कर लेना। और जो लोग यहीं से ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने पहले ही देख लिया कि भाई हम श्योर हैं, हमें पीएसआईआर देना है, हिस्ट्री देना है, एंथ्रोपोलॉजी देना है, फिलॉसफी देना है, इंग्लिश लिटरेचर देना है, हिंदी लिटरेचर देना है, वो बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें आगे कौन है पीछे कौन है, अर्ली प्रिपरेशन करने वाला हमेशा आगे रहेगा, लेट जो घुसेंगे तो उनके दिमाग में एक रश रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन रश रहेगा कि जल्दी कवर करना है। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों में एक बात का दोस्तों यह ध्यान रखना कि आपको ना प्रीलिम्स में बैठने से पहले मेंस का पूरा पोर्शन जो है वो आना चाहिए, सारा आपका कवरेज जो है इसकी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, आपको मैं जीएस वगैरह के बारे में या कोई भी जो यूट्यूब में बात करता है, 99% टाइम्स वो लोग सिर्फ जनरल स्टडीज की बात करते हैं। आप भी उसी को ही रीड करते रहते हो, वही पढ़ते रहते हो। सी सेट को प्लीज इग्नोर मत करो। अब सी सेट कब से उठाना चाहिए, देखो सी सेट ना फर्स्ट डे से आप उठाकर चलो। शुरू में मैं ये नहीं कहता कि आप इसकी भी कोचिंग लगा लो, आप इसके पीवाईक्यूज को देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, आप इसको देखो। सी सेट इज पर्सनली नॉट माई डोमेन।
ठीक है। मेरे को नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ यूपीएससी के, बट सीसेट नहीं आता मुझे पढ़ाना, मैं भी खुद सीसेट के लिए गाइडेंस सीख करता हूँ। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वाले पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। इसको आप फर्स्ट डे से लेकर चलो या पहले हफ्ते के अंदर आप इसको स्टार्ट कर देना। इसके अंदर आपको जो अप्रोच अपनानी है वो अपनानी है टॉर्टोइस की अप्रोच। लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब मान लो 25 मई 2025 को प्रीलिम्स है, वो जनवरी फरवरी या मार्च से डिसाइड करते हैं सीसेट के लिए। जीएस तो फिर भी लोगों को खत्म नहीं हो पाता। आप ये गलती मत करो, कछुए की चाल चलो। पहले दिन से आप 2026 के लिए, आपके पास 15 महीने हैं ना अभी प्रीलिम्स के लिए, अगर 1 मई को भी पेपर है तो 15 महीने हैं आपके पास। आप जो है रोज सिर्फ, ज्यादा नहीं, रोज सिर्फ आप 30 मिनट दे दो उसको। मैं 1 घंटा भी नहीं कह रहा, 30 मिनट जो है बिल्कुल इंसाफ करते हुए आप दे दो सीसेट को। धीरे धीरे करते 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 ये आप इसको 15 महीने से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब आपका प्रीलिम्स होगा ना, सीसेट का आपके ऊपर बर्डन 0 रहेगा। इसको लोग समझते नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, या आप मेरे फाउंडेशन कोर्स में जैसे आते हो, जीएस पेपर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देयर इज अ प्रॉपर कोड टू क्रैक जीएस पेपर 1 इन प्रीलिम्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों आजकल सीसेट में फेल हो रहे हैं। अब आप बोलोगे मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अरे किसको क्या फर्क पड़ता है कि आपका कितने नंबर से रह गया। पॉइंट तो यही है ना कि आपको 1 साल फिर से लगाना पड़ेगा तैयारी के अंदर। तो ये रश में तैयारी नहीं करो उसकी। आपको अगर हल्का सा भी डाउट लगता है, मैं कह रहा हूं अगर आपको 0.00001% भी अगर आपको डाउट लगता है कि मेरा सीसेट रुक सकता है, आप ना किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने कर रखी है मैथ्स, आपका मैथ्स ऑनर्स है, आप लेकिन 30 मिनट्स ना डेली दो, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 30 मिनट अभी तक जैसे आप किसी से बात करते थे, सब कुछ करते थे, आप ये सीसेट को दे दो। आपके ऊपर जिस दिन प्रीलिम्स होगा भी ना, सीसेट की 1% भी लोड नहीं रहेगा आपके दिमाग पे, गारंटी मेरी, ठीक है। उसके बाद आपके इस एग्जाम के अंदर ना 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सिलेबस, प्रीलिम्स के सिलेबस में तो उन्होंने जस्ट सब्जेक्ट दे रखे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी, है ना, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, हिस्ट्री, ठीक है। मेंस के अंदर सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा गहराई से देखने को मिलता है। हर एक वर्ड जो आपको देखने को मिलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेंस जो है दोस्तों लोगों को इसलिए टफ नहीं लगता है बिकॉज मेंस का सिलेबस उन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है यूपीएससी ने, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है ना यूपीएससी से रिलेटेड, वो सारी ना सिर्फ बातें हैं। एक्चुअल में जो यूपीएससी ने हमें कुछ हाथ में पकड़ाया, डेट इज सिलेबस, यू शुड रिस्पेक्ट इट। इसके मल्टीपल कॉपीज निकालो सबसे पहले तो, प्रिंट करके ऑनलाइन मिल जाएगा आपको कहीं से भी, यूपीएससी की साइट से, किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह ने डाल रखा होगा, वहां से मल्टीपल कॉपीज निकालो। जस्ट लर्न द सिलेबस। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप कहोगे सर सिलेबस लर्न करें, कैसी बातें कर रहे हो। यस दोस्तों, जस्ट लर्न द सिलेबस। इसका फायदा, मैं मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेंस का सिलेबस आपको लर्न होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक। होता क्या है, आपको आंसर ना मल्टी डायमेंशनल लिखने होते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा बहुत बार टॉपर स्टॉक में या कहीं पर भी, कि अगर हिस्ट्री का आंसर है ना, वो सिर्फ हिस्ट्री तक स्पेसिफिक नहीं है, इंडियन पॉलिटी का आंसर है, सोसाइटी का आंसर है, एथिक्स का आंसर है, या ऐसे ऐसे राइटिंग है जिसके अंदर आपको बहुत सारी डायमेंशन डालनी है। तो आपको सिलेबस अगर लर्न होगा ना, तो आप सोच लोगे उस चीज़ को कि यार मेरा जीएस पेपर 1 के अंदर पहला यार सोसाइटी का टॉपिक आता है, मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूँ, दूसरा ज्योग्राफी का आता है, मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूँ। ऐसे आप ना ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे आंखें बंद करके एग्जामिनेशन हॉल में, मल्टीपल डायरेक्शंस जो हैं आपको वो खुद मिल जाएंगी। इसको प्रूव करता हूं मैं आपको, 30 सेकंड दो मुझे। मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टॉपिक आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं इसके, या इसके ऊपर कोई ऐसे आ गया, या एथिक्स की कोई केस स्टडी आ गई। अब देखना सिलेबस लर्न करने से क्या फायदा रहता है। जीएस पेपर 1 के अंदर क्या क्या है, जीएस पेपर 1 के अंदर है हमारा हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, राइट।
अब मुझे अगर इसका आंसर बनाना है ना, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, मैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इतिहास लिख दूंगा, समाज के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है ये लिख दूंगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उभरते हुए जो रोबोट्स हैं वो ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम ये जो डिजिटल वेस्ट है इसको कहाँ समाएंगे। नॉर्मल वेस्ट तो पृथ्वी के अंदर समा नहीं पा रहा है, डिजिटल वेस्ट का क्या होगा जिससे रेडिएशन भी बाहर निकल सकती हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्री के अंदर एआई जो है वो अडॉप्ट हो चुका है। जीएस पेपर 2 के अंदर क्या क्या है, हमारा पॉलिटी है जिसके अंदर लॉ मेकिंग आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस है और गवर्नेंस है। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर बिल हमें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। हमें दूसरी कंट्रीज का डीलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जैसे ब्रिक्स है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो है इसको आगे बढ़ावा दे कि ना दे, ठीक है। और गवर्नेंस की बात करें तो हमारे सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल रह सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी है, ठीक है, इससे लोगों की जॉब कैसे जा सकती है। जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी है, इससे सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है कि किसी की वीडियो बनाकर किसी ने झूठी पोस्ट कर दी, किसी को न्यूड दिखा दिया, नेकेड दिखा दिया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसे कर करके आपके पास देखो कितने सारे पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट तो मेरे यही हो गए। 2 शीट तो मिलती हैं मुझे लिखने के लिए, अपने आप मेरे को डायमेंशंस मिलते चलेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इन बातों पे अमल करो, ठीक है। सोच समझ के ही लाया हूं मैं आपके लिए ये वाला लेक्चर, और जो फाउंडेशन कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। मेंस के सिलेबस को मल्टीपल कॉपीज निकाल के आप एक तो स्टिक कर लो अपने कमरे के अंदर, फ्रिज के अंदर, फ्रिज के ऊपर, ठीक है। कहीं से भी, मतलब जहां आप रेगुलरली जाते हो, जैसे किचन में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप खुद रूम में रहते हो, मतलब आपका खुद का पीजी है या कुछ भी है, तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल जगह पर होनी चाहिए, घूमते फिरते उसको देखते रहो। ये फायदा शायद से आप अभी नहीं समझोगे, आपको बहुत बच्चों वाली बात लग रही होगी, लेकिन जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया ना, ऐसे अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे ना, वहां पर ये वाली अप्रोच बहुत हेल्प करती है। आपको एक आंसर के, जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स आंसर लिखो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो। वो जो सोच है ना कि आप दूसरों से अलग कैसे बना सकते हो अपने आंसर को, जिसको इसका सिलेबस लर्न है वर्ड टू वर्ड। दूसरा क्या है, आपका दोस्त बेस्ट फ्रेंड प्रिपरेशन के अंदर, वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ना यूटिलाइज करना, मिस यूटिलाइज मत करना। मैं मिस यूटिलाइजेशन की बात क्या कह रहा हूं, इसको देखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको एक प्रेडिक्शंस बताते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, एंशिएंट इंडियन और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, उसका रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है। या पिछले साल ज्योग्राफी की क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत है। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है उनका ट्रेंड जो है वो बहुत डाइवर्स होता चला जा रहा है। ये सब फालतू बातें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जब यूज कर रहे हो, उसको मिसयूज ना करने वाली बात तो मैंने आपको बता दी। यूटिलाइजेशन उसका आपको कैसे करना है, एक आपको जो साल का कोई भी एक सेट मिलता है पेपर, किसी भी साल का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। एक्चुअली वो 100 क्वेश्चन नहीं है, वो 400 क्वेश्चन है। कैसे? 4 स्टेटमेंट है हर एक क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन मान लो डिस्प्यूटेड थे, या जिस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो राइट था लेकिन बाकी 3 जो रॉन्ग थे, उसके ऊपर एनालिसिस अपनी शुरू करो। बहुत बार यूपीएससी में देखा गया है कि यूपीएससी ने कभी किसी साल, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं सिर्फ, 2016 में कोई एक क्वेश्चन दिया जिसमें 4 ऑप्शन थे, राइट ऑप्शन 4th ऑप्शन था, बाकी 3 स्टेटमेंट को कैंडिडेट ने देखा भी नहीं कभी। लेकिन जो पीवाईक्यू को एनालाइज करेगा, इसके बारे में जो ऑप्शन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी जानवर का, चिड़िया का, तोते का, मैना का नाम जो दे रखा होगा, उसके बारे में आपने थोड़ी थोड़ी सर्च कर लिया, थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए। ये वाला काम मैं आपको करवा के दूंगा फाउंडेशन कोर्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि किसी और साल बनकर आ रखा है, जो कि गलत स्टेटमेंट थी उससे, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि राइट, सबको राइट चाहिए, राइट मिल गया। लेकिन इसको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो 2016 का क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिल जाएगा, उसमें से जो ऑप्शन थे उसका क्वेश्चन बनकर आ जाता है, ठीक है। तो यूपीएससी में थीम्स रिपीटेड होती हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर। तो पीवाईक्यू और सिलेबस जो है आपके सबसे अच्छे दोस्त है। उसके बाद तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है आपको? तैयारी बहुत सिंपल तरीके से आपको स्टार्ट करनी है।
स्टार्ट विद बेसिक सोर्सेज ओनली। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ो। कोई कुछ भी बोले आपको कि यार सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लेते हैं, कंपाइलेशन उठा लेते हैं। यार आपकी अंडरस्टैंडिंग ना आपकी खुद की होगी और होनी भी चाहिए। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपका दिमाग जिस एनालिटिकल वे में वर्क करेगा वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा, मल्टीपल डायमेंशन से सोचने के लिए आपको मदद देगा। सिर्फ 11वीं 12वीं की नहीं, आप 6 क्लास से अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, 12th तक उसको लेकर जाओ। अब एनसीईआरटी जो होती ना दोस्तों, वो होती हैं नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की। आप इसके अलावा जो तमिलनाडु वाली एनसीईआरटीज हैं वो भी पढ़ो। आपने शायद से ये पढ़ी नहीं होगी, बहुत सारे लोग आप में से जानते नहीं होंगे। डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल निकलते हैं यहाँ से 6 से लेकर 12 तक। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 2018 में यूपीएससी ने अपने मेंस में पूछा एक टॉपिक के बारे में, दैट इज क्रायोस्फीयर। एवरी इंस्टीट्यूट वॉज लाइक कि भाई ये क्वेश्चन ना वॉज सपोज टू बी लेफ्ट इन मेंस, क्योंकि इसके बारे में ना किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये कहीं गिवन ही नहीं है एनसीईआरटी वगैरह के अंदर। और ज्योग्राफी में कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी में 6 से 12 मोर देन इनफ होता है। लेकिन दोस्तों जब तमिलनाडु की अगर आप बुक देखोगे, जो तमिलनाडु की एनसीईआरटीज मान लो इनको, 9th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर 2 से 2.5 पेज 3 पेज का कंटेंट गिवन है इस टर्म के ऊपर, क्रायोस्फीयर। अब काफी सारे लोग आपको ये मिसगाइड करते हैं, मैं मिसगाइड ही बोलूंगा कि 11th-12th की एनसीईआरटीज आप पढ़ जाओ, कि 6 से 12th की आप पढ़ोगे तो 5 से 6 महीने लग जाएंगे, 14-16 क्वेश्चन ही उससे निकलते हैं। लेकिन दोस्तों रेस को समझो, इस टफ जर्नी को समझो। आपको अगर कुछ टाइम स्पेंड करके 12 क्वेश्चंस की अगर लीड मिल रही है, जो कि होते हैं आपके 24 मार्क्स, जो कि आपके श्योर शॉट होंगे, कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं तुक्के नहीं मार रहा हूं, मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है इसका राइट आंसर क्या है। 12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 24 नंबर हो गए, 12 2 24। 24 नंबर की लीड अगर आपको मिल रही है, छोटे लेवल की भी एनसीईआरटी पढ़कर, वो आपको पढ़नी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फालतू की बातें होती हैं कि आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को छोड़ जाओ, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ जाओ। यू शुड रीड एवरीथिंग विच इज गिवन इन द सिलेबस। लोग गलती क्या करते हैं, दे रीड एवरीथिंग विच इज अंडर द सन थ्रू करंट अफेयर्स। आप स्टैटिक पोर्शन की बहुत इज्जत करो, बिल्कुल अपनी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन यहां से करो। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से जिसका अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है, आप अपनी अप्रोच को रीओरिएंट करो। एक बार के लिए आप 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटीज को और प्लस तमिलनाडु को दोबारा पढ़ो। कैसे पढ़ना है आप इसके लिए प्लेलिस्ट पर वीडियोस देख लो, मेरी फ्री में डाली हुई है मैंने। फाउंडेशन कोर्स की वो वीडियोस है, लेकिन आपको प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी। आप एक बार समझो, देखो, एनालाइज करो, पहचानो उसे, ठीक है। लेकिन ये आपको करना है, क्योंकि आपको दूसरों से एज भी लेनी है। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम एवरी चैप्टर। आपने मान लो ये 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसको लर्न कर लिया। मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स में क्या कर रखा होता है, और ये अभी फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मैंने स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे टारगेट दिया, होना यही चाहिए वैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी आइडियल अप्रोच यही होनी चाहिए। फिर आप चाहे खुद से कर लो इस वाले काम को, लेकिन करो यही। क्यों? क्योंकि आप जब लर्न करोगे ना, जैसे ये एनसीईआरटी आपने इसको स्टार्ट करा कि भाई मैं यूपीएससी की फील्ड में पहली बार आया हूं या आई हूं, मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई है, दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज मेकिंग मी हैप्पी। यार मैंने यूपीएससी की एक बुक कंप्लीट करी, चाहे भले 6ठी क्लास की क्यों ना करी। लेकिन जब आप ऐसी बहुत सारी बुक्स पर आगे जाते जाओगे, 6 से लेकर 12 तक, तमिलनाडु, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर लक्ष्मीकांत वगैरह, तो आपकी नॉलेज, आपके सोर्सेज बढ़ते चलेंगे, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन रिवीजन में एक टेंशन तो आएगी ना आपको कि यार अब तो यार बहुत सारे सोर्सेज पढ़ लिए, यार रिवीजन भी तो कर रही हैं। आप साथ में चीजों को कंठस्थ करके चलो, कंसोलिडेट करके चलो। आपने ये 6 क्लास की एनसीईआरटी लर्न करी सबसे पहले,
वेरी गुड। उसके बाद चैप्टर 1 है, मान लो जैसे इसका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन करने के बाद मैंने क्या करा हुआ है अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर, और ये इनिशिएटिव जो है अभी फ्री चल रहा है, मैंने हर एक चैप्टर जो होता है किसी भी बुक का, हर एक चैप्टर जो होता है, हर एक पेज से, हर एक पैराग्राफ या हर एक लाइन से यूपीएससी और स्टेट पीएससी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टेस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पे बना कर देता हूं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको, जो मैं अभी शुरू में आपको बता रहा था ना, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा है उसको कंठस्थ भी तो करो। क्या फायदा आप लक्ष्मीकांत एक दिन के अंदर खत्म कर लो, पूछूं मैं आपसे एक सवाल या एक कोई भी 100 सवाल मैं आपको बनाकर दे दूं, नेगेटिव में आपके मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, मेंस का आप आंसर नहीं लिख पा रहे, तो क्या फायदा ऐसे रश का? किसको प्रूव करोगे? सिलेक्शन तो आपको चाहिए ना। उसके बाद आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो। जैसे यहां पर देखो, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। ये नर्मदा वाला एक टॉपिक है, एनसीईआरटी के पहले पेज पर 6th क्लास में गिवन है यहां पर, ठीक है। वेयर डिड पीपल लिव, तो यहां पर नर्मदा के नदी के किनारे यहां पर लोग पहले रहते थे। दे वर स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स, ये लिखा हुआ है यहां पर। दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पेज से ये क्वेश्चन, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता था। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर नर्मदा। लोग इसके रिवर बैंक के किनारे रहते थे, वो स्किल्ड हंटर्स थे, वो एनिमल्स हंट करते थे और एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते थे। अब एग्रीकल्चर वाला डोमेन या डायमेंशन जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो एग्रीकल्चर वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। उस हिसाब से स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पर गलत है, ये वाली। ऐसे करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो दोस्तों, इन टेस्ट के थ्रू। दिस इज द बेस्ट वे टू कंसोलिडेट, टू रिवाइज, और टेंशन फ्री होकर फिर आगे के सोर्सेस पर आगे बढ़ना। अपने आप को चाहे कहीं से भी करो, आप ये भूल जाओ आपके नहीं देख रहे हो आप मेरे टेस्ट को, नहीं आना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, छोड़ दो उसके, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ना रिवीजन के साथ टेस्ट दो। ये टेस्ट यूनिक इसलिए हैं, बहुत प्राउडली मैं इसलिए बोल रहा हूं, बिकॉज नो वन इन इंडिया हैज एवर वर्कड, और मुझे नहीं लगता विल वर्क, कि वो इतना इनिशिएटिव लेके एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत के हर एक पेज से, लाइन से, पैराग्राफ से जितने भी अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाकर मैं आपको दूं। 6th क्लास की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। 150 क्वेश्चंस बनाए मैंने उससे, 150 हर एक प्रकार के। कि एग्जामिनर हमें क्वेश्चन बनाकर ट्रैप करता है ना, तो मेरा ये मानना है इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ताकि हमें एक तो पता लग जाए कि एनसीईआरटी सही से पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, और फिर उस चैप्टर से कुछ आ गया तो हमें अपने आप पे इतना ट्रस्ट रहे कि यार अगर मुझे नहीं पता तो इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए किसी के बाप को भी नहीं पता। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, और कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये बहुत सारे लोग 2 घंटे के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक था। दे डेवलप अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट टॉपिक कि भाई मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा मैं तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। अरे भाई वो हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द रेंज हो, आप हिस्टोरियन थोड़ी ना, आप स्कॉलर थोड़ी ना, बनना भी नहीं है आपको स्कॉलर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे इस अप्रोच के साथ आपको चलना है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं एक चीज को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, एस्पिरेंट्स, दे डू नॉट चेंज देयर अप्रोच एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी आजकल जैसे क्या कर रहा है कि उपेंद्र सिंह नाम की एक बुक है, उससे हिस्ट्री के सवाल पूछ रहा है, ठीक है। मैनी पीपल आर शाय, या बेसिकली नेगेटिव एटीट्यूड है उनका कि भैया हम इतने सारे सोर्सेस कैसे पढ़े। रिलैक्स, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अपना बेसिक सोर्स पढ़ा, यहां से मतलब मान लो आपने अशोका के बारे में पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है वो तो आपको, प्लस यहां पर आप तमिलनाडु को भी ऐड कर दोगे। आपके पास अशोका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई कि मौर्यन एम्पायर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, बिंदुसार कौन था, अशोका कौन था, आपको सब पता लग गया। फिर आप जाओगे कि स्टैंडर्ड सोर्स पर, पूनम लाल दहिया इज अ वेरी गुड सोर्स, जो कि मैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर इसको कवर करवाता हूँ। ये बुक कवर हो चुकी है वर्ड टू वर्ड, ये 3rd एडिशन है इसका, जो लेटेस्ट एडिशन है। इससे आप इसको आप स्टैंडर्ड सोर्स बोलोगे, और इससे आपने अशोका के बारे में जो बेसिक नॉलेज यहां पर गैदर करी थी वो आपने और इसका पिलर बना लिया।
ठीक है। अब यहां पर आपका काम आते आते, यहां तक आते आते ना आपका काम 90% डन हो जाता है। 100% तो कोई किसी सब्जेक्ट में नहीं बोल सकता। 100% अगर सबको आता होगा तो फिर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। यहां तक आपका काम 90% डन हो जाएगा। अब उपेंद्र सिंह की बुक ना वर्ड टू वर्ड पढ़नी नहीं है, या तो मुझे एक बार सुन लो जो मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, ठीक है, मेरे फाउंडेशन कोर्स में आओगे तो एक रीडिंग हो जाएगी पूरी की पूरी वर्ड टू वर्ड। उसमें से अशोका के कंटेक्स्ट में आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, और ऐसा आपको हर बुक के साथ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिक सोर्सेज भी, स्टैंडर्ड सोर्सेज भी, फिर एडवांस सोर्सेज पे भी आना पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आप अगर इतना टाइम मूवीज देखने पे, चिल आउट करने पे, दोस्तों से बात करने में, रिलेशनशिप में अगर आप व्यर्थ कर देते थे अभी तक, और अगर आप सीरियस हो और अगर आपको बार बार नहीं झेलना इस प्रेशर को, यार हम नहीं बैठ सकते एक साल सेम रूम में और ये एग्जाम कुछ भी मांगेगा तो हम वो देने को तैयार हैं, तो उसमें घबराना किस बात का, यूटिलाइज कैसे करना है। यहां तक 90% काम आपका डन हो गया। ये वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, ये वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, क्या ये वर्ड टू वर्ड पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें से अशोका के बारे में जो आपको बस एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्स्ट्रा एनालिसिस जो आपको मिल रही है, A4 शीट पे आप अपने नोट्स बनाते हो, बनाने भी इसी पे चाहिए, साइड में आपने मार्जिन बनाई हुई हैं, ठीक है, या तो एक और पेज लगा लो उसके पीछे जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहां से मिल रखे हैं एक रीडिंग के बाद, या अपने साइड में यहां पर आके स्टिकी नोट्स लगा लो। सिंपल हो गया आपका काम। अशोका के जो भी कंटेंट यहां पर था उसको इस बुक से फाड़ दो। अब इससे फायदा क्या होगा, जो यहां पर आपकी 90% नॉलेज बिल्ड थी वो बाकी कैंडिडेट के पास भी होगी। जो कैंडिडेट हिस्ट्री ऑप्शनल वाला होगा उसको इसके आगे भी पता होगा, लेकिन उपेंद्र सिंह से एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेकर आने के बाद एक जगह पर उनको कंपाइल करने के बाद कि यार ये आपके नोट्स अशोका के नोट्स थे, मौर्यन एम्पायर के नोट्स थे, जो कि आपने एनसीईआरटी प्लस पूनम दलाल दहिया से बनाए थे। उपेंद्र सिंह से आपने वैल्यू एडिशन कर दी, आपके नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव हो गए और ज्यादा आपको पता लग गया। एक रीडिंग करने में आपका कुछ बिगड़ा भी नहीं, क्योंकि जब आपको इसको लर्न करके अपने आप पे भरोसा था कि यार मुझे पता है कि ये चीजें रिपीटेड है, अच्छा एक फैक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, अच्छा एक लाइन एक्स्ट्रा मिल रही है, अच्छा यार एक बात नहीं जानने को मिली है, सिर्फ आपने वो लिखी है, ऐसा कितना होगा। प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मैंने ऐसा करके देखा है, हर एक चैप्टर में उपेंद्र सिंह से ऐसे बस आपके 2 एक्स्ट्रा A4 शीट्स बनेगी, सिर्फ 2। उतना टाइम तो आप यार दे सकते हो क्योंकि एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हो आप उससे। तो जब मैं मल्टीपल सोर्सेज की बात करता हूं, बड़े सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, इवन मेरे फाउंडेशन कोर्स के अंदर घबरा जाते हैं कि सर आप तो नए सोर्स उठाते रहते हो, मार्केट के अंदर जो भी बुक आती है। मेरा ये मानना है यू शुड हैव एन एज, और हमें सिर्फ उसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने की कोई स्ट्रैटेजी समझता नहीं है, समझना चाहता नहीं है, और लोग बहुत बार बताते नहीं है। ये मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, बता दिया कि ऐसे करके आपको इससे एक्सट्रैक्ट आउट करना है। उसके बाद जब ऐसा हर चैप्टर से आपका हो जाए, फाड़ दो इस बुक को, क्या बेच दो, उसके दही जलेबी खाओ। ओके, उसके बाद आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी करते हैं एक गलती, जो कि अक्सर मैंने देखी है अपनी प्रिपरेशन में दूसरे एस्पिरेंट्स को देखते हुए, दैट पीपल डोंट रियली कंप्लीट देयर सिलेबस, मेंस का सिलेबस स्पेसिफिकली। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो मेंस का सिलेबस है उसके अंदर आप में से कितने लोग इन पॉइंट्स को जानते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, और आप में से कितने लोगों के पास ये मटेरियल अवेलेबल है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेंस में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपके पास क्या 250 वर्ड्स हैं इन सारे टॉपिक के ऊपर, और ये सारे मेंस के टॉपिक है। मेंस के सिलेबस को इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि लर्न करना है। मेंस के सिलेबस में हर एक जो वर्ड है उसके ऊपर आपके पास रेडीमेड 250 वर्ड्स का कंटेंट होना ही चाहिए। जस्ट कंप्लीट योर मेन सिलेबस। मेरे फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा ही डेफिनेटली, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन सेल्फ, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं जाके प्रिपेयर कर रहे हो, इसको नजरअंदाज मत करो, बिकॉज कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं सब कुछ। आई हैव नेवर एवर सीन अ कोचिंग टीचिंग के भाई इसके ऊपर हम आपको कुछ क्लासेस देंगे इस टॉपिक के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर जो कि मीन्स के अंदर गिवन है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का जैसे जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 में आता है इंडियन सोसाइटी,
अगर सिलेबस के अंदर वर्ड गिवन है अर्बनाइजेशन एंड इट्स सोशल इफेक्ट्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सुना भी नहीं होगा इसको। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने इसके ऊपर कम से कम 30 से 40 पेज पढ़ रखे हैं? डू यू नो दिस टॉपिक के अर्बनाइजेशन और उसके सोशल इफेक्ट्स क्या होते हैं? आंसर विल बी नो। आप मुझसे झूठ बोल लो लेकिन मेंटली मैं जानता हूं आंसर विल बी नो, क्योंकि कोई कंटेंट ही नहीं है इसका मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए, कल ही आपका क्वेश्चन है, मान लो आपका प्रीलिम्स निकल गया आज, कल आपका मेंस है अभी कुछ टाइम के बाद, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, क्या समझोगे? जीएस पेपर 2 में ये दे रखा है गवर्नेंस के टॉपिक, ये गवर्नेंस के सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 में। आपके पास इसका एक रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए कि 30 से 40 पेज आपने इसके ऊपर पढ़ रखे हो, रेडीमेड 250 वर्ड का कंटेंट हो। मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न जीएस पेपर 3 के सिलेबस के अंदर गिवन है, अंडर द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स आप इसको डाल सकते हो। क्या आपने पढ़ा है इसको कभी? जीएस पेपर 4 में थ्योरीज की हर कोई पढ़ लेता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू के केस स्टडीज बेसिकली आप मिनिमम 125 तो उसकी करके ही जाओ केस स्टडीज, या पीवाईक्यू लगा लो उसके, या बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं, या फिर एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, क्या इन 3 वर्ड्स के ऊपर आपने कभी पढ़े हैं 50-60 पेजेस? तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपसे बोलने का, कंप्लीट योर मेन सिलेबस सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का मतलब मेरा ये नहीं है कि पहले आप जीएस पेपर 1 पूरा कंप्लीट करोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कहने का मतलब ये जो कि मैं आपसे बोल रहा था, अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर दोस्तों नेवर एवर अफोर्ड टू लीव एनी स्टैटिक पोर्शन। किसी स्टैटिक पोर्शन को छोड़कर मत जाओ। एक बार अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे यूपीएससी का मेंस का सिलेबस ना डिट्टो बिल्कुल फोटोकॉपी करके आता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, यूपीपीसीएस के मेंस के अंदर। अब यूपीपीसीएस में क्या है, ऑप्शनल नहीं होता जैसे यूपीएससी में होता है, एमपीपीएससी में भी नहीं होता ऑप्शनल। यूपीपीएससी में पहले होता था, अब उन्होंने हटा दिया। आप यहाँ पर अपना जो सिलेबस है स्टैटिक पोर्शन वाला, अगर आप कंठस्थ कर गए हो तो आप खुद सोच के देखो, जो कि हम बात कर रहे थे कि पहला अटेम्प्ट आपको यूपीएससी पे फोकस करते हुए देना है। अगर वो नहीं हुआ तो यूपीपीसीएस आपके लिए कितना इजी हो जाएगा यूपीएससी में, अगर आपने ये सारा सब कुछ कर रखा है और आपके पास रेडीमेड मटेरियल है इसका 250 वर्ड्स अगर आपके इसके रेडी है तो। ठीक है, आप में से बहुत लोग सिलेबस को जानते भी नहीं है, पढ़ा ही नहीं होता है, रेडीमेड नोट्स नहीं है इसके ऊपर आपके बने हुए A4 शीट के ऊपर, आपको डेफिनेशंस भी नहीं पता इसकी कि डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री है क्या। फिर निराश किस बात के लिए होते हो कि हमारा एग्जाम नहीं निकला? आपने सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं है, कोर्स तो कंप्लीट ही नहीं करा ना। आप बिना सिलेबस को कंप्लीट कर एग्जाम में कूद गए तो फेल होना तो निश्चित था। करंट अफेयर के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, ध्यान से समझ लो समझने वाले, आपका फायदा बहुत होगा इस चीज में। स्टॉप बीइंग ट्रैप्ड इन करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर मत पढ़ो, करंट अफेयर मत पढ़ो। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं आपको ये दे रहा हूं। बाकी कोई इंस्टीट्यूट आपको बताता नहीं है, क्लासेस चलती हैं, एडिटोरियल डिस्कशन, फलाना ढिकमा। स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको इससे। क्या बिना करंट अफेयर के एग्जाम निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन मेरी बात एक बार के लिए पहले पूरी आप सुन लो। करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं पढ़ने, कभी भी नहीं पढ़ने। क्या पहली अटेम्प्ट में नहीं पढ़ने हैं, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप अटेम्प्ट दे चुके हो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके भलाई के लिए, एक अटेम्प्ट अपना ऐसा देकर देखो जिसमें आप ये पूरा स्टैटिक का जो पोर्शन मैंने आपको, जो क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स का जो सिलेबस है, अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपकी, आप इनको ज़्यादा अच्छे से कंठस्थ कर लो। इसके ऊपर फोकस मत करो। बहुत सारे लोग एग्जाम इसलिए नहीं निकाल पाते, यूपीएससी तो छोड़ ही दो, बाकी एग्जाम भी, सुबह उठे 2 घंटे लगा रहे हैं वो अखबार के ऊपर, लगते ही हैं, गलत नहीं लगा रहे हैं, लगते ही हैं इतने। फिर उनमें से कुछ महारथी होते हैं कि फिर 2 घंटे अखबार पढ़ने के बाद 1 घंटे उससे ना नोट्स निकालते हैं वो डेली। फिर मंथ के एंड में विजन आई है जैसी एक मैगजीन वो पढ़ने लग जाते हैं, कंपाइलेशन, ठीक है, जो मंथ के एंड में आती है। और फिर एग्जाम से पहले जैसे विजन आईएएस वालों की पीटी 365 वगैरह और बहुत सारी राव आईएएस की वगैरह जो कंपाइलेशन, जो ईयरली कंपाइलेशन होती है वो आती है, फिर उससे होने लग जाती हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं,
आपके ब्रेन के पास इतनी पावर है, जैसे अभी आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो, डू यू हैव दैट एबिलिटी? अभी हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं और कुछ करंट घटनाएं हो रही हैं अभी वर्ल्ड में, देश विदेश में, इकोनॉमी में, सुबह वो न्यूज़ में आ जाएंगी। आप 500 डेज के लिए योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, विजन आईएएस, राव आईएएस, इनसाइट आईएएस, आईएएस बाबा, इन सब की मंथली मैगजीन, ईयरली कंपाइलेशन, डेली करंट अफेयर, डेली अखबार, और हर एक अखबार के हर एक पेज में से जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते थे, क्या सारे खींच के निकाल के रख सकते हो? एक साल के करंट अफेयर तो वैसे भी नहीं आते यूपीएससी में। अब मैं आपके लिए अगर जेन्युइनली आपसे सवाल पूछूं, जो मैंने अभी ये सब कुछ मेंशन आपको करा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, योजना की मैगजीन, कुरुक्षेत्र की मैगजीन, विजन आईएएस की मैगजीन, आईएएस बाबा फलाना टिकमा जो भी है, इसको आप 5 साल के लिए, 5 साल का जो कंटेंट आपके पास रेडी है, क्वेश्चन आए हैं, आते हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज करना, कि जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है ना, जो वो टॉपिक हाल फिलहाल में न्यूज़ में था ही नहीं, वो 5-5, 3-3, 2.5-2.5 साल पुराने क्वेश्चन हैं। चलो 5 साल भी ना देखे, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि आप जो है क्या सिर्फ ये इतना लर्न कर सकते हो कि 2 साल के इन सब से हर एक जगह से नोट्स निकाल सकते हो, और सबसे बड़ी बात, क्या आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाओगे एग्जैक्टली? ये गलती मत करो, अपने स्टैटिक पोर्शन को मजबूत कर लो। 85% पेपर जो आता है ना, वो स्टैटिक से ही आता है, 85 to 90%। 10% जो करंट अफेयर आ रहे हैं ना, वो किसी से नहीं हो पा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। स्टूडेंट्स दिक्कत यही करते हैं, मैंने इसलिए स्लाइड को लास्ट में डाला, समझ जाओ प्लीज इस बात को। आप अगर अखबार के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, इन सब के ऊपर इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर एक्सपेक्ट करोगे, या फिर आप इतना रिटर्न लगा रहे हो, आप अपने आप को थका रहे हो। पूरे दिन में आप करंट अफेयर आपको इतना ड्रेन कर देंगे, और यूपीएससी यही चाहता है, और इंस्टीट्यूट ने आपको इसी ट्रैप में फंसा रखा है। कोचिंग इंडस्ट्री इसी करंट अफेयर की बात पे ही चल रही है। आप देख लो किसी भी इंस्टीट्यूट के चैनल्स हैं या कुछ भी हैं, वहां कुछ भी नहीं चल रहा होगा ना फ्री में, लेकिन करंट अफेयर फ्री में चल रहे होंगे। और यू ऑलवेज सर्च फॉर द बेस्ट कंटेंट। सारे करंट अफेयर आपको कैसे लर्न हो सकते हैं? और फिर कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, एक बार तो वो हमारी आंखों के सामने से गए होंगे, कंपाइलेशन देखने में क्या बुराई है? आप मुझे ये बताओ, आपको दिल्ली सल्तनत पूरा याद है? आपको प्रियम्बल चैप्टर लक्ष्मीकांत से पूरा आता है? आपको जो लिथोस्फियर होता है, सारे जो लैंडफॉर्म्स के अलग अलग जो टाइप्स हैं, वो आपको सारे के सारे पता है? आपको पीएमएफआईएस एनवायरनमेंट की बुक वर्ड टू वर्ड याद है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में गांधी जी जब इंडिया में आए थे और जब तक नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी, एग्जैक्टली वो क्रोनोलॉजी रिपीट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, राइट? एकदम से भी ये नहीं आ रहा होगा आपके दिमाग में। उसका रीज़न ये है कि आप करंट अफेयर में बहुत बुरी तरह ट्रैप्ड हो। अपनी साइकोलॉजी को तोड़ो करंट अफेयर वाली, उससे बाहर निकलो। 15 महीने मैक्सिमम 500 दिनों के लिए सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पढ़ो, बेरोजगार नहीं मरोगे, गारंटी मेरी। कहीं ना कहीं जब आपका सिलेक्शन होगा ना, करंट अफेयर तो कभी भी नहीं रुकेंगे, आप मर भी जाओगे ना, उसके बाद भी करंट अफेयर बन रहे होंगे। लेकिन अशोका, अकबर, ये जो हमारे परदादा जी के टाइम पर थे, पापा के टाइम पर थे, हमारे टाइम पे भी वही है, और हमारे बच्चों के टाइम पर भी ये कंटेंट सेम रहने वाला है। इसको कंठस्थ कर लो, गारंटी, मैं आपको वचन दे रहा हूँ एज योर फ्रेंड, आप बेरोजगार नहीं मरोगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। स्टैटिक पोर्शन पे यकीन करो, अपने आप पे यकीन करो, स्टैटिक पोर्शन को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो कि आपसे अच्छा कोई कुछ जाने ही ना कि रजिया सुल्तान कौन से नंबर की फीमेल थी जो कि दिल्ली सल्तनत के तख्त पर आके बैठी, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस करे थे, उसको उसके विरोध करने वाले पर्सन्स का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के रूल में डिफरेंस क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या था, लैपिस लजूली नाम का पत्थर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन जो है वो कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करवाते थे। ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगी रेदर देन
भाई वो जानवर कहाँ मिला, वो मछली कहाँ मिली, वो चिड़िया कहाँ मिली, वो सांप कहाँ घूम रहा था, सरकार ने अभी नेशनल पार्क को कौन सा नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बकवास है, सब बकवास है। आई हैव पर्सनली वेस्टेड माई 3 years ऑफ प्रिपरेशन, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3। मुझसे अच्छे करंट अफेयर्स कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं फंसा एग्जाम के अंदर। आई केप्ट ट्राइंग बट दैट अप्रोच डिडंट वर्क फॉर मी। बट वेन आई हैव कमांड ओवर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आज का दिन है, मेरा कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम आज तक नहीं रुका है। ठीक है, उसके बाद आप अपने माइंडसेट के ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करना। पूरा गेम जो है मैंने आपको जैसा कि बताया मेंटल गेम है। रूल 369 को, या फिर आप इसको लॉ ऑफ एफर्मेशन कह सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो मैं आपको नॉर्मली बातें अभी बता सकता हूँ शॉर्ट में, और हर संडे को मैं इसके ऊपर एक सोशल टॉपिक डालकर एक वीडियो बना दिया करूंगा। रूल 369 में आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, ये एक एफर्मेशन एक्सरसाइज होती है कि आप दिन में 3 बार किसी चीज को पॉजिटिवली बोलो, सुबह, दोपहर में 6 बार, रात को सोने से पहले 9 बार, फिर 3 बार लिखो उसको सुबह, 6 बार लिखो, और रात को सोने से पहले 9 बार लिखो। वो चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। दिस वर्क्स एवरी टाइम। ठीक है, माइंडसेट का गेम है, आपको पढ़ना है, आप इंटेलिजेंट होगे, लेकिन ब्लेसिंग्स भी आपको इस एग्जाम में आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को मिस मत करो। एग्जामिनेशन के चक्कर में मोटे मत हो जाना, थुलथुले मत हो जाना। अपनी फिजिक जितने स्मार्ट आप लगते थे वो बिगाड़ मत लेना, अदरवाइज शीशे में देखकर और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर बढ़ेगा। एक्सरसाइज करो। CO2 जो पूरे दिन पढ़ के बैठे बैठे मसल्स में, ब्रेन में भर जाती है, उसको बाहर निकालो। जॉगिंग करो, पसीना निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, थकोगे नहीं उससे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करने इसलिए जाते हैं, थक जाते हैं। नहीं थकोगे, वॉक करने जा सकते हो, लाइट जॉगिंग करो, CO2 बाहर निकालो, फ्रेश ऑक्सीजन लेकर आओ। दोबारा आपका जो दिन है, आपको ऐसा लगेगा अभी मेरे पास और टाइम है, आई फील मोर एनर्जेटिक। ठीक है, और एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, डेली एक हैबिट बना लो। शुरू में मैंने आपका पैसा तो बहुत सारा बचवा ही दिया, ये बोल करके दिल्ली मत आना। डेली ना 1 या 2 केले खा लिया करो। केला खुश करता है आपके दिमाग को, पॉजिटिव रखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेडिटेशन करा करो दिन में 2 से 3 बार। मंदिर वगैरह अपना नमाज वगैरह जो भी करते हो, गुरुद्वारे जाते हो, स्पिरिचुअलिज्म को मत छोड़ो। किसी भी धर्म के हो, कहीं पर भी जाओ, अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं पर भी जाओ, भगवान के साथ को मत छोड़ना। ठीक है, एंड पावर ऑफ डूइंग नथिंग के बारे में भी मैं आपको एक संडे को एक सोशल टॉपिक बनाकर एक वीडियो दे दूंगा। पावर ऑफ डूइंग नथिंग ना बहुत अच्छे से काम करता है। क्या होता है, हमारे दिमाग में ना, न्यूरोसाइंस ये कहती है, डेली नए न्यूरॉन्स बनते हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों डेली नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अब क्या होता है, जब आप कुछ भी नहीं करते हो, मान लो कि आपने मंडे से सैटरडे मेरी क्लासेस करी, संडे को आई डोंट टीच, और स्टूडेंट्स को भी मैं ये बोलता हूं कि कुछ भी मत पढ़ो, रिवीजन भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। एक आध घंटा कभी करनी है सुबह या रात को सोने से पहले, तब देख लो। नहीं भी करो तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस पावर ऑफ डूइंग नथिंग ऑन वीकेंड, संडे वाला दिन। क्या करना, आपको कमरे में बैठना है, फोन अलग, लैपटॉप अलग, स्क्रीन अलग, सारी बुक्स अलग, कमरा खाली आपका। बोर होते रहो, गेट बोर्ड, दीवारों को देखो, पंखे की आवाज़ को महसूस करो, आंखें बंद करके कुछ नहीं तो अपनी सांसों को महसूस कर लो। बालकनी में खड़े हो जाओ, छत पर टहलाओ, बाहर निकलो, किसी से बात मत करने की कोई नीड नहीं है, पार जाओ, अकेले जाओ, किसी भी डिवाइस को टच मत करो। गेट बोर्ड एज मच एज यू कैन। उससे पता है क्या होगा, दिमाग की जो मेमोरी है ना, जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि आपको ये सारा कंटेंट, हड़प्पा, लैपिस लजूली, फलाना डिकमा, अशोका, कितने प्लेयर थे, अशोक की बीवी का नाम क्या था, कलिंगा वॉर के बाद इसमें फलाने में कन्वर्ट हुआ, पार्लियामेंट जो है वो कब बना, अपर हाउस, लोअर हाउस किसको कहते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, अनगिनत जो कंटेंट है, जो फालतू की चीज़ें हैं, उससे एक टाइम के बाद ना फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। बट इफ़ यू प्रैक्टिस दिस पावर ऑफ डूइंग नथिंग, प्लस अगर आप इसको मेडिटेशन और रूल 369 के साथ अगर आप मिला दो, और एक्सरसाइज और स्पिरिचुअलिज्म का फ्लेवर अगर आपने डाल दिया, आप निराश नहीं होगे।
बिकॉज मेंटल टफनेस का गेम है। बहुत सारे लोग ना फ्रस्ट्रेशन में तैयारी करते हैं, दे हैव ईगो, पता नहीं किस बात का, प्रीलिम्स भी नहीं निकला कभी, लेकिन चिड़चिड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम निकले ना निकले, आपको अपनी पर्सनैलिटी को खोना नहीं है, इस पर्सनैलिटी को और बेटर ही बनाना है दिन प्रतिदिन। इतना कंट्रोल तो आपके दिमाग में आ जाए ना कम से कम, कि जो आपको मैंने ग्रे मैटर वाली बात बताई, अगर आप इस वीडियो में एंड तक यहाँ तक आए हो ना, बिग सल्यूट टू यू। आप वो इंसान हो जो कि इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे। ये स्क्रोलिंग वाली जो ये आदत है, यानी कि लोगों का ग्रे मैटर जो दिमाग से खत्म हो गया, आपके पास एज है ऐसे लोगों को बीट करने की, बिकॉज दे आर लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एंड लीस्ट फोकस्ड पीपल। ठीक है, आप बोर हो संडे को बैठ के, बोरियत को फील करो, नए न्यूरॉन्स बनेंगे। तो यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, इससे होगा क्या, दिमाग का नया स्टेमिना बनेगा, दिमाग स्पेस बनाएगा। अभी तक आप उल्टा सीधा कंटेंट देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, सॉन्ग्स वगैरह कभी कभार सुन लो। मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूंगा फाउंडेशन कोर्स के अंदर, संडे को टॉपिक्स बनाया करूंगा इनके ऊपर। गाने भी सुनने का एक तरीका होता है, आपको पता है। लीड लगा के, ये जो ईयरफोन्स वगैरह लगाते हो आप, वो सब लगा के कभी गाने मत सुना करो। उससे एक नुकसान पता है आप अपने आप का क्या कर बैठोगे। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं 6 घंटे अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई चीज़ पढ़ी है ना, 1 मिनट 15 सेकेंड का जो सॉन्ग है, 1.5 मिनट का सॉन्ग मान लेते, 1 मिनट का जो सॉन्ग है, वो आपके 6 आवर्स की पढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ को खो देगा शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। यानी कि आज से आपने कुछ पढ़ा, आज आपने एक चैप्टर पे मेहनत करी, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा लक्ष्मीकांत से, 3 महीने के बाद इसकी रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी एक हरकत की वजह से गायब हो जाएगी दिमाग से, क्योंकि आपने 1.5 मिनट का लीड लगा के गाना सुन लिया था। वो जो वाइब्रेशंस, जो म्यूजिक जो जा रहा था आपके दिमाग के अंदर, उसने आपके दिमाग को एक हिट दी, जिस प्रकार से एक सिगरेट पीने वाला है, दारू पीने वाले को हिट मिलती है, और वो शॉर्ट टर्म के अंदर मेमोरी आपकी रिड्यूस कर देगा। उस दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आज मैंने पढ़ भी लिया, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो कौन सा पाप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं गाने सुनने को मना नहीं कर रहा, गाने सुनो, अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टाइम में करो, कुछ भी करो आप, बट उसके भी तरीके हैं कुछ ना कुछ करने के। ठीक है, इसको जितनी जल्दी फॉलो कर लो आप, दूसरों के कंपैरिजन में ना उतनी जल्दी आप रेस में आगे रहोगे। दैट्स माई गारंटी। जितनी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता सकता था मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को देखने के बाद ना चीज़ों को समझना, और इसके बाद ना हाथ जोड़ के आपसे विनती है, किसी की गाइडेंस पे मत जाना। जितनी बातें मैं कर सकता था मैंने आपको बता दी, इसके बियॉन्ड कोई नई बात करने को रह नहीं जाती यूपीएससी में। बाकी टाइम पढ़ लेना अपना, नई नई वीडियोस अब सर्च मत करने लग जाना। मैंने आपको क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली वो चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। एक बात आपको और बताता हूँ एज अ फ्रेंड, आप सब मेरी फैमिली हो। देखो क्या है कि मैं अगर फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूँ, कोई भी चला रहा है, लेकिन मैं फिलहाल अपनी बात करता हूँ। मेरे कोर्स में ना एक बैच में 30 स्टूडेंट्स रहते हैं, अराउंड 32, 35 की रेंज रहती है। 35 से ज़्यादा नहीं लेता मैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग। क्या उसमें सारे लोग सीरियस हैं? मेरे फाउंडेशन कोर्स में कोई जादू की छड़ी है क्या, सब लोगों का हो जाएगा क्या? दोस्तों, वो सारे स्टूडेंट्स भी जो हैं उसमें से ज़्यादातर 35 में से सिर्फ 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेरा कहना मानते हैं। ये साइकिल जो मैंने अभी आपको बताई ना, अभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे होगे, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा ना, मोटिवेशन फेक चीज़ होती है। डिसिप्लिन रहा करो। 35 स्टूडेंट्स में से 33 स्टूडेंट्स मेरे नॉन सीरियस हैं। शुरू में जो वो थे अब वो नहीं है। ये वाली वीडियो जो है फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे मेरे, लेकिन जो बात है वो है, आप अगर मेरे कोर्स के स्टूडेंट नहीं भी हो ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक एज है उनसे भी ज़्यादा। वो अपना जो मेंटल कैलिबर खो रहे हैं, या फिर उनको अपनी मन मर्जी का रूटीन चलाना है, जो भी करना है, आप उनकी ऊपर से गुजरो और उनकी सीट को ग्रैब कर लो। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ली बर्ड बनो, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करो चाहे कैसे भी करो। अब दोस्तों, लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि यूपीएससी 2026 के लिए मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स है। ठीक है, और ये कोर्स आपको ना यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में जो है वो हेल्प करेगा। 2026 वालों के लिए भी करेगा, क्योंकि स्टैटिक पे ही मैं फोकस करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स एट ऑल। ठीक है, स्टैटिक की सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, A to Z, जितनी भी NCERT तमिलनाडु होती हैं 6 से लेकर 12 तक सारी वीडियोस, स्टैंडर्ड बुक्स, फिर चाहे वो नितिन सिंघानिया इंडियन इकोनॉमी हो, PMFIS एनवायरनमेंट हो, PMFIS ज्योग्राफी हो,
PMFIS मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, स्पेक्ट्रम हो, या मेंस का जितना जो आपको मैं हर एक वर्ड के ऊपर जो मटेरियल की बात कर रहा था वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो उसके लिए मैंने कोर्स बना रखा है। ये कोर्स 17 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा, होली के बाद। ठीक है, हम इसको होली के बाद स्टार्ट करेंगे। फीस स्ट्रक्चर जो है वैसे तो 30,000 रहता है, होली के डिस्काउंट के चक्कर में आई हैव केप्ट इट करेंटली 19,999। ठीक है, 20,000। क्लास कैसे करोगे आप मेरे साथ? स्क्रीन पर तो आप मुझे ऐसे ही देखोगे, बट आई विल गिव यू एक्सेस टू माई गूगल मीट। गूगल मीट पे आप जो है ज्वाइन हो सकते हो और उससे क्लासेस कर सकते हो। और आपको अगर इसके अंदर एनरोल होना है तो ये मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, 9625297706। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस वाले नंबर पे 9625297706। दूसरा नंबर है 9818965915। ठीक है, कॉल कर लो। नहीं भी ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत आए प्रिपरेशन में, कभी भी किसी जर्नी में, मुझे आराम से मैसेज करो, कॉल करो। बहुत खुशी होगी मुझे आपकी हेल्प करते हुए। कभी कॉल ना उठा पाऊँ, मैसेज का रिप्लाई ना कर पाऊँ, समझ जाना कि क्लास चल रही होगी या फिर मैं खुद अपना पढ़ रहा हूँ। रात होने से पहले आपको 12 बजे से पहले रिप्लाई मिल जाएगा या मेरी ऑडियो मिल जाएगी या मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। ओके, तो ये है। और इसके अलावा एक कोर्स है, वो ऑप्शनल का है। हमारे TrueIAS एंड PCS में 4 ऑप्शनल पढ़ाए जाते हैं। लॉ जो है वो प्राची मौर्य मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल अवेलेबल है, PSIR अवेलेबल है और साइकोलॉजी अवेलेबल है। ऑप्शनल की दोस्तों जो फीस है दैट इज 19,999, बट होली ऑफर इज 14,999। क्लास मोड इसका भी वही गूगल मीट वाला रहेगा। और ऑप्शनल की क्लासेस हम 21 मार्च से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसके लिए भी वही नंबर है मेरा 9625297706 व्हाट्सएप वाला नंबर, और दूसरा नंबर 9818965915। आप में से अगर कोई लोग कॉल करने में जैसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं या कॉल करने की सुविधा नहीं है, मेल लिखना चाहते हैं मुझे, तो जो ईमेल आईडी है दैट इज trueias1995@gmail.com। ठीक है, आप मेरे को यहाँ पर भी मेल कर सकते हो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दो, मैसेज भेज दो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये 2 कोर्सेज हैं। अगर आप यहाँ आते हो, इफ़ यू नीड अ मेंटर, ठीक है, कि आपको कोई तैयारी करवा दे सिस्टमेटिक तरीके से, मैं यहाँ पर ना डेली रूटीन्स आपके बनाऊंगा कि आपको, जैसे मान लो कल ट्यूसडे है तो आज मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। मंडे को ही रात को मैं आपको बता दूंगा कि आपको ट्यूसडे में क्या करना है, 6th क्लास के NCERT के कितने लेक्चर्स देख लेने हैं, टेस्ट कौन सा दे देना है। तो उससे क्या है, 15 मंथ्स के लिए यू विल नॉट फील लॉस्ट। सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, कोई डाउट आए करो आराम से, मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ है। फाउंडेशन कोर्स में नहीं भी आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जब मर्जी कॉल करो, मैसेज करो, पूरी हेल्प और पूरी गाइडेंस आपको मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए थे तो थैंक यू सो मच। ठीक है, यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट दैट शोज। और प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी करते रहो। एनी डाउट तो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, ये व्हाट्सएप वाला है, ऊपर वाला, नीचे वाला कॉल के लिए अवेलेबल है। कॉल के लिए ऊपर वाला भी अवेलेबल है, लेकिन व्हाट्सएप सिर्फ ऊपर वाले पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम भी है इस पे, और जीमेल आईडी तो मैंने आपको बताई दी, trueias1995@gmail.com। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आपका समय मैंने लिया और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं UPSC 2026 की फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।